पॉलिनोमियल्स एंड उनके जीरो से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और वही टॉपिक मैंने आपको बोला था कि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर बताने हैं। तो जीरोस आपको बताया गया होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, और पॉलिनोमियल्स से उनका क्या रिलेशन होता है वो भी आपको पता है। आई मीन क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने जीरोस होते हैं, क्यूबिक है तो उसके कितने जीरोस होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने जीरोस होते हैं, ये सभी कुछ आपको पता है ना। तो फिर भी एक बार जस्ट फॉर रिवीजन, जीरोस की जब हम बात करते हैं, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो वो इस फॉर्म में होती है। आपको याद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएंगे। तो एक तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बनाने की, वो क्या होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबको याद है ये चीज? आई होप किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, है ना। तो इनकी रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चंस थे, और रिलेशनशिप आपको बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके जीरोस का रिलेशनशिप उसके कोफिशिएंट से क्या होता है। अगर इससे कंपेयर करें ए बी और सी से क्या होता है, सपोज करो जीरोस एक्स की दो वैल्यूज हैं, एक अल्फा और एक बीटा, ये दो जीरोस हैं, तो इनकी रिलेशनशिप क्या होती है, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सभी को पता है ये, माइनस बी ओवर ए मीन्स माइनस नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी ओवर ए मीन्स कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। काफी बच्चों ने काफी कुछ सही किया, जैसे किस किसने सही नहीं किया है। अब मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ, आप देख लेना किस किसने सही किया था। जिसके मैंने चेक कर दिया उनको ऑलरेडी रिटर्न कर चुका हूँ, जिनके चेक नहीं हुए हैं वो देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए हुए हैं। अल्फा एंड बीटा रूट्स, रूट्स का मतलब जीरोस ही होता है या सॉल्यूशंस होता है। तो ये रूट्स दिए हुए हैं, तो हमें कैलकुलेट करना था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मींस सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब x की कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, माइनस बी है, तो ये नेगेटिव एज इट इज, और माइनस बी आ गया यहाँ पर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर a है। तो आंसर क्या आया, b ओवर a। तो इसका आंसर ये था, 1 मार्क का क्वेश्चन था, और ये काफी हद तक सभी का ही सही था, इसमें से शायद ही किसी का रॉन्ग था। नाउ सेकंड क्वेश्चन में ये क्लियर है सभी को, पहले बताओ इसमें अगर किसी का गलत था या फिर नहीं समझ आया था तो आई होप ये अब सही होगा। पूछना है किसी को तो कुछ भी पूछ सकते हो इसके बारे में। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके दो जीरोस दिए हुए हैं, अल्फा एंड 2 अपॉन
अल्फा। एक में इसने किसी में प्रॉब्लम, किसी ने मिस्टेक की रही हुई थी कि 2/अल्फा की जगह उसने अल्फा/2 ले रखा था, कुछ ऐसा था जिसकी वजह से गलत हो गया था। देख लेना किसका था वो। वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमें पता करनी है। जब क्वेश्चन में ए दिया हो तो आप इस ए को वो नहीं समझोगे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये एक वेरिएबल है जो कांस्टेंट टर्म के साथ में है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ ए की वैल्यू निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख कर आ जाओ, आंसर सेम ही आ जाए, वो बात डिफरेंट है, बट आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं यहाँ पर कंसीडर करना है, आपको बतानी है ए की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म के साथ में मल्टीप्लाइड है। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जब भी इस वाली टर्म से रिलेटेड कोई भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी हो जो कांस्टेंट टर्म होती है, तो समझ जाओ कि आप को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प लेनी है, उसका यूज करना है। क्योंकि सी वाली जो वैल्यू होती है वो सम ऑफ जीरोस में तो नहीं आती, वो बी अपॉन ए होता है माइनस का, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करेंगे। हमें पता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा, सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। यहाँ पर ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है यहाँ पर 1 0 अल्फा ही दिया हुआ है, और बीटा, बीटा की वैल्यू दैट इज सेकंड जीरो जो कि 2/अल्फा दिया हुआ है, और सी की वैल्यू है 2a, एंड a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। a से a कैंसिल आउट हुआ, 2a इक्वल्स टू 2, और a की वैल्यू क्या आ गई, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू आ गई 1। So this is how you will solve these kind of questions, जिसमें आपको probably दो जीरोस दिए होंगे, और उन दो जीरोस में आप देखोगे अल्फा बीटा नहीं है, वो अगर अल्फा से रिलेटेड है या फिर बीटा से रिलेटेड है तो probably उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा या फिर सम ऑफ जीरोस होगा। सम ऑफ जीरोस तब होगा, बताया था पहले भी, सम ऑफ जीरोस आप तब अप्लाई करोगे जब दोनों के साइन चेंज होंगे। जैसे एक अल्फा दे रखा है और दूसरा माइनस अल्फा दिया हुआ है, उस केस में आप सम ऑफ जीरोस का यूज करोगे। अगर ऐसे दिए हुए हैं जीरोस आपको जो मल्टीप्लाई करने पर अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा या बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस केस में आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करोगे। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी। अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं तो आप बस ए के प्लेस पर ये वैल्यू रखो और उसके फैक्टराइजेशन कर दो, किसी भी वे में उसके दो जीरोस आप कैलकुलेट कर लो, दैट्स इट। ओके, आप में से किस किस की फी सबमिट नहीं हुई है प्लीज वो करा देना। देव तुम्हारा स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं आया, दीप ख्याति आपकी तो हो गई है, काशवी आपकी फी सबमिट होनी है, आपकी 6 मंथ की हुई थी तो न्यू क्वार्टर स्टार्ट हो गया है, एंड माहिर हो गए, नित्या आपकी भी फी सबमिट होनी है, सो प्लीज सबमिट योर फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ आ गया सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड आउट जीरोस। इसमें बहुत बच्चों ने गड़बड़ करी थी, गर्व आप भी ध्यान से देखो। जब आपको ऐसा पॉलिनोमियल दिया हो जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो तो आपको जीरोस निकालने बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है। इसमें से आप कॉमन लो, जो भी कॉमन आ सकता है, एक को जीरो के इक्वल रखो और दूसरे फैक्टर को जीरो के इक्वल रखो, और उससे आपको ये तो x इक्वल्स टू 0 आ गया, यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 2, बस खत्म। जो आप स्क्वायर रूट वाला काम कर रहे थे वो तब होता है जब आपके पास
मिडिल टर्म नहीं होती है, आपके पास कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इस तरह से दिया हुआ है, उस केस में आप कॉमन तो नहीं ले सकते, ऑब्वियसली कॉमन नहीं आएगा। उस केस में आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, फिर उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, जिसमें एक्स प्लस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5 ये पुट करोगे। यस अक्षत, वो दोनों सेम ही थे। ठीक है, समझ आ गया कि x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे जीरोस फाइंड आउट करने हैं। मैंने लिखकर भेजा था, जो रिस्पांस नहीं देंगे मैं उनको सेशन से रिमूव कर दूंगा। तो या तो रिस्पांस दो आप, जो भी मैं पूछ रहा हूँ। नित्या एंड काशवी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x and plus 4 root 3। फाइन, इसके जीरोस हमें कैलकुलेट करने हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे आप यूज कर सकते हो। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से करके दिखाता हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिट से करने के लिए आपको पहले क्या करना है, 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करनी है रूट 3 की, तो आंसर आएगा 12। आंसर 12 आया। आंसर 12 आने के बाद में हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिससे 8 आए। तो 6 2s आर 12 होते हैं, और 6 प्लस 2 क्या होता है, 8 होता है। तो हम 8 के प्लेस पर क्या लिख लेंगे, 6x माइनस 2x, माइनस 6x माइनस 2x 8x होता है, प्लस 4 रूट 3। अब हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर्स करेंगे। 6 को क्या लिख लेंगे हम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3। करेक्ट। तो 2 तो एज इट रहा, और 3 रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, तो ये 6 ही हो गया। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, एंड x तो था ही साथ में, माइनस 2x प्लस 4 रूट 3। अब इसमें से रूट 3 कॉमन आया, एक x भी कॉमन आया, तो रूट 3x हमने कॉमन लिया, जिससे यहाँ पर बचा x माइनस एक 2 बचा, एक रूट 3 बचा। यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 और 4 में 2 कॉमन होता है। तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा x, माइनस बाहर लिया है तो अंदर वाले साइन नेगेटिव, सॉरी ऑपोजिट हो जाएंगे, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और 4 में से 2 गए, मतलब डिवाइड किया तो 2 रूट 3 बचा। इसको सेपरेटली लिखा कॉमन लेकर, एंड सेकंड ब्रैकेट में आ गई बची हुई वैल्यूज। ये तो हो गए फैक्टर्स।
फैक्टर्स भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं जीरोस के अलावा। तो आप देख लेना क्वेश्चन में फैक्टर्स पूछे या जीरोस। यहाँ जीरोस पूछे हैं तो हम दोनों को जीरो के इक्वल लिखेंगे। x माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो, जिससे x की वैल्यू आ गई टू रूट थ्री, एंड रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, जिससे रूट थ्री एक्स एज इट इज रहा ये टू हो गया, एंड x की वैल्यू हो गई टू अपॉन रूट थ्री। इसको चाहे तो आप रैशनलाइज भी कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट को छोड़ते नहीं है। तो x की वैल्यू टू रूट थ्री अपॉन थ्री, ये भी सही है आंसर। ऐसे छोड़ के आ सकते हो क्योंकि जीरो ही पूछे हैं, कुछ और नहीं पूछा। ऐसे कर दोगे तो और भी अच्छी बात है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट से अगर करा था तो देखो डिस्क्रिमिनेंट में आपको क्या करना था उससे भी बता देता हूँ। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर रहे हो तो फिर उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डी की वैल्यू क्या होती है, दूसरे पेज पर बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, एक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इसमें आप। उसके लिए आपको डी निकालना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू क्या है, माइनस एट, माइनस फोर ए सी। तो एट का माइनस एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर हुआ, एंड फोर फोर्स आर सिक्सटीन। तो ये हो गया सिक्सटी फोर माइनस फोर्टी एट। माइनस करके क्या आएगा, फोर्टीन माइनस एट कितना होता है, सिक्स होता है। और फाइव माइनस फोर कितना होता है, वन होता है। ठीक है, ऐसा ही आ रहा था कुछ डी। सिली कैलकुलेशन मिस्टेक करी, यस, तो उससे फिर गड़बड़ होनी ही थी। उसके बाद में क्या करना था, ये तो डी हो गया। अब बस एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए होता है। तो एक एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी के प्लेस पर माइनस एट आया, प्लस माइनस रूट डी के प्लेस पर सिक्सटीन अपॉन टू ए की प्लेस पर रूट थ्री आ गया। सॉल्व किया, ये तो प्लस का एट हो गया, प्लस फोर अपॉन टू रूट थ्री, और फिर हमने इनको अलग अलग लिया। एट प्लस फोर अपॉन टू रूट थ्री एंड एट माइनस फोर अपॉन टू रूट थ्री। इनको फिर सॉल्व कर लोगे आप। एट प्लस फोर कितना होता है, ट्वेल्व अपॉन टू रूट थ्री, ये कैंसिल आउट हो गया। तो सिक्स अपॉन रूट थ्री आया, रैशनलाइज किया तो ये हो गया सिक्स रूट थ्री अपॉन थ्री, थ्री से कैंसिल आउट हुआ तो टू रूट थ्री आ गया, वन आंसर। और दूसरा था फोर अपॉन टू रूट थ्री, ये टू कैंसिल हो गया तो टू अपॉन रूट थ्री, रैशनलाइज किया तो आंसर आ गया टू रूट थ्री अपॉन थ्री। सो किसी से भी मेथड से करो आंसर तो सेम ही आएंगे, टू रूट थ्री अपॉन थ्री एंड टू रूट थ्री। यहाँ पर भी टू रूट थ्री अपॉन थ्री एंड टू रूट थ्री। आप इससे भी कर सकते हो। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, कैलकुलेशन नहीं आप देखोगे ठीक से तो फिर गड़बड़ तो किसी भी मेथड में हो ही जाएगी। तो ये क्लियर है कि सभी को कैसे करना है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो, इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए बिल्कुल भी जद्दोजहद नहीं करनी होगी, मींस प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर सिक्स। फिफ्थ तो सेम ही था, सिक्स वाला बताता हूँ, एक मिनट। सिक्स्थ वाले में
आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं एंड यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू p एंड q। 9th का क्वेश्चन है, इसको मैं सही तरीके से बताता हूँ जैसे होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है यू हैव दीज टू पॉलिनोमियल्स। चैट मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया तो मुझे नहीं दिखेगा अगर आप कुछ लिखोगे। हाँ, एक तो पॉलिनोमियल है, सपोज करो पी एक्स है, पी एक्स कंसिडर कर लेते हैं इसको, जो कि है एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू। और दूसरा पॉलिनोमियल, इसको हम जी एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसके दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, आप यूज करो। लॉन्ग डिवीजन का मेथड यूज करने में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे, और क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में पी एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल, दैट मीन्स जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए। मीन्स जो भी आंसर आएगा लास्ट में, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम जीरो के इक्वल रख के उससे कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को, जिससे हमें पी और क्यू की वैल्यूज पता चल सकती हैं। तो पहले करके देखते हैं, उससे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने ये पॉलिनोमियल लिया x रेज टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करते हैं हम जी एक्स से। जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो पहले x4 बनाना है, हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 7x ये हो गया 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 12 ये हो गया 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला कोई नहीं है तो हम इसको अलग लिख देते हैं। फाइन, कोई नहीं है ना एक्स स्क्वायर वाला। ओके, एक एक्स स्क्वायर वाला भी है, मैंने देखा नहीं, सॉरी। यहाँ पर बीच में एक और टर्म है, लेट मी करेक्ट दिस वन। ये है एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये था, सॉरी अबाउट दैट। तो इसको भी करेक्ट करते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब तो ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, अब ठीक है। फाइन, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज टू दी पावर 4। एक्स स्क्वायर को 7x से किया तो 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर को 12 से किया तो ये हो गया 12x स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद में साइन चेंज हुए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 12 माइनस 7 होते हैं माइनस 5x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। फाइन, अब इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -5 से। -5 से इसकी मल्टीप्लाई करी, ये हो गया -5x स्क्वायर, -5 की 7x से करी तो ये हो गया -35x, और -5 की 12 से करी तो ये हो गया 60। माइनस का साइन चेंज करें, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 36x, और ये हो गया कितना 61, सॉरी 60 प्लस क्यू, ये 36x नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 35x प्लस
पी एक्स। ठीक है, ये क्योंकि डिफरेंट टर्म्स हैं तो ये हो गया 35x प्लस पी एक्स और ये हो गया q प्लस 60। अब ये रिमाइंडर बचा है, हमें कैसे पता कि ये रिमाइंडर बचा है? क्योंकि यहाँ पर x की जो डिग्री है वो यहाँ से छोटी हो गई। जब भी डिवाइजर से छोटी हो जाए डिग्री तो आप समझ जाओ आपके पास जो बचा है वो रिमाइंडर है। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ रुक जाना चाहिए? आपको बस ये देखना है कि जो आपके पास बच रहा है बीच नीचे, वो उसकी डिग्री अगर डिवाइजर से छोटी है तो बस वहीं रुक जाओ, उसके आगे वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया है। बट क्वेश्चन में बोला है कि gx एंड px को जब gx से डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। दैट मींस रिमाइंडर जो बचता है वो 0 बचता है। तो हमारा रिमाइंडर तो ये बच रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल लिखेंगे और कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, जो x वाली टर्म्स हैं उनको अलग लेकर 0 के इक्वल रखेंगे एंड 0 के इक्वल रखेंगे, है ना। अब इनसे हम बस x कॉमन लिया, बचा 35 प्लस पी इक्वल्स टू 0। दोनों साइड को x से डिवाइड कर दिया, 0 को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा एंड x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। बचा 35 प्लस p इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू आ गई -35 और यहाँ पर q की वैल्यू -60। बस इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें आपको जो पॉलिनोमियल्स दिखते हैं वो काफी बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन होता है वो काफी छोटा होता है। वो बुक वाला क्वेश्चन अगर करने बैठोगे 2.3 का जो ऑप्शनल है वो तो काफी लेंथी है और उसमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। उस टाइप के क्वेश्चंस, इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस करने की जगह आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करो, तो इससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। उस केस में आपको ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी और अगर वो क्वेश्चन भी आया जो ऑप्शनल एक्सरसाइज में, आप वो भी कर लोगे क्योंकि आपको बेसिक्स पता है। आपको सब कुछ पता है कि किस तरह से कहाँ पर हमें क्वेश्चन को रोकना है, कहाँ पर हमें डिवाइड करना है। तो दोनों ही तरह से आप कर सकते हो। समझ में आ गया सभी को? इसका दूसरा मेथड बताऊं, ट्राई करके देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ पी में कुछ नहीं है, इसको खुद से सॉल्व करके देखो। दोनों साइड को x से डिवाइड कर दिया तो इसको भी x से डिवाइड करा तो 35 बचेगा, इसको भी x से डिवाइड करा तो ओनली p बचेगा। 0 को x से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा, फिर 35 को उधर ले आए, दैट्स इट। सेकंड वाला मेथड बताता हूँ। सेकंड वाले मेथड में देखो हम क्या कर सकते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव क्योंकि मैं क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखना चाहता। मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड वापस नहीं आएगा, तो आई होप सबने देख लिया होगा। अगर नोट करना है तो नोट भी कर लिया होगा। सेकंड मेथड मुझे तो थोड़ा मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं, लेंथी लगता है। आप चाहो तो कर सकते हो। सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में आपको पहले जो डिवाइजर है उसके मिडिल टर्म फैक्टर्स करने हैं। मिडिल टर्म फैक्टर्स देखो इसके क्या होंगे, बहुत इजी से हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, तो 7x को हम लिख लेंगे 3x प्लस 4x और कॉमन लिया x प्लस 3 बचा, 4 कॉमन लिया x प्लस 3 बचा। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट है, आप कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर x की दो वैल्यूज आई, एक तो आई -3 और एक आई -4। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करके दो इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू हमने पुट करी -3, तो -3 की पावर 4 प्लस 7 इंटू -3 की पावर 3 प्लस 7 इंटू -3 की पावर 2 प्लस p इंटू -3 प्लस q। सॉल्व करते हैं, -3 की पावर 4 81 होता है, ये हो जाएगा -27। 27 इंटू 7 कितने होते हैं, कोई बताएगा? 7 सत्ते 49, 7 2s are 14, 14 प्लस 4 18, 189। माइनस का 189 ये आएगा,
इसको सॉल्व करोगे तो 9 सत्ते 63 63, ये आएगा -3p, ये आएगा q और इक्वल्स टू में 0 क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल था। इन सबको सॉल्व करोगे तो p और q की फॉर्म में एक इक्वेशन कुछ बन जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही जब वैल्यू -4 पुट करोगे इसमें तो दूसरी इक्वेशन एक कुछ बन जाएगी p और q की फॉर्म में, कुछ भी बन सकती है सेकंड इक्वेशन। और दो इक्वेशंस दो वेरिएबल की हैं तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, दोनों में से किसी को भी यूज करो, उससे आपके पास पी और क्यू की वैल्यूज आ जाएंगी। आप चाहे तो करके देख लेना, लेंथी प्रोसेस है तो मुझे तो पसंद नहीं है, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, डिवीजन से अगर बचना है तब आप इसको यूज कर सकते हो। दोनों मेथड्स हैं, आप किसी से भी कर सकते हो, गलत कोई भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, डिवाइजर से पहले जीरोस निकालो, वो जीरोस पुट करो डिविडेंड में, उससे दो इक्वेशंस बनाओ और दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह सॉल्व कर दो, बस। क्लियर है? यस, इट्स सो लेंथी, बिल्कुल है, और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, माइनस प्लस की गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है इसमें। सो बेटर है कि आप लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड ही अडॉप्ट करो, मुझे तो वही अच्छा लगता है। आपको अगर ये अच्छा लगता है यू कैन अडॉप्ट दिस वन एज वेल, बट ध्यान रखना इसमें टाइम कंज्यूम होगा और मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चंस थे, इसमें से लास्ट वाला क्वेश्चन काफी हद तक सही था बहुत सारे बच्चों का। आई होप कि आपने खुद से किया था, देख देख कर नहीं किया था किसी ने भी। और अगर देखकर किया था तो अब समझ आ गया होगा, तो खुद से ट्राई करके देखना कि अब होता है या नहीं होता है। फाइन, अगर जीरोस के बारे में कुछ और पूछना है तो अभी पूछ लो, यू कैन टाइप एनी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कि प्रोडक्ट क्या होता है या फिर सम क्या होता है, कुछ भी अगर ऐसा कुछ पूछना है तो। अभी भी ये लास्ट क्लास नहीं है इस टॉपिक की, ये आज मैंने बताया वर्कशीट से रिलेटेड थी, अभी आगे और भी वर्कशीट्स आएंगी और भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी अपलोड करूंगा। अगर अगर आपको अभी नहीं याद आ रहा है ऐसा कोई भी पॉइंट जो आप पूछना चाहते हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, दिस इज नॉट द एंड ऑफ टॉपिक। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी आपके लिए, वर्कशीट जो थी, सो दैट आपके माइंड में बनी रहे ये सब चीजें कि जीरोस की रिलेशनशिप क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, दैट्स इट। रिवीजन तो अभी होगा ही होगा तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा, तो तब तक आप अपने जो भी डाउट्स हैं उनको और जमा कर करके रखो। सारी बुक्स में से जो भी आपके पास असाइनमेंट्स हैं, बुक्स हैं, जो भी आप हेल्प लेते हो नेट से, वहां से क्वेश्चंस आप निकाल निकाल के रखो, बट मेक श्योर कि वो आपकी कोर्स के क्वेश्चंस हो, आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी के या सीबीएसई के सिलेबस से बाहर ना हो, फालतू के यूजलेस लेंथी क्वेश्चंस या चैलेंजर्स ना हो। हॉट्स के क्वेश्चंस अभी अवॉइड करना, हॉट्स के क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी अभी अवॉइड कर सकते हो। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली है तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आप स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्टिंग आप करो एल्जेब्रिक एल्जेब्रा से, मींस आपको एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड और कौन सा चैप्टर आप उसमें से कर सकते हो। नॉट ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है उसमें से, ना आपको ट्रायंगल्स करना है, ना सर्कल्स, सर्कल्स के क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं एक्चुअली, हाँ। और सर्कल्स के कर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कर सकते हो, एंड स्टैटिस्टिक्स के नहीं करने हैं, प्रोबेबिलिटी के ट्राई करके देख सकते हो चाहो तो। अभी अक्षय तिथि की होंगी, सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड चैप्टर के ही होंगे अभी थोड़े दिनों तक, उसके बाद में लीनियर के होंगे। तो अब इस बार मैं दो वर्कशीट्स करूंगा जिसमें ज्यादा क्वेश्चन होंगे, इसमें कुल 6 क्वेश्चंस थे जिसमें से एक रिपीटेड था, तो मैं दो वर्कशीट्स अपलोड करूंगा जिसमें टोटल मिला के 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे, और छोटे छोटे ऐसे ही होंगे 1 मार्क के 2 मार्क के। इसमें जो मार्क्स दिए हुए हैं वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है कि 1 मार्क में आपके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2 मार्क्स में किस टाइप के और कितने स्टेप्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये मार्क्स सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं, और इनके आगे जो यू आर ये सब लिखा हुआ है ये भी आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है। आपका जो एग्जाम होता है, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, वो इन सब क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें रिमेम्बरिंग के क्वेश्चंस की वेटेज होती है, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस की वेटेज होती है, एंड कैलकुलेशन स्किल्स के बेस्ड के क्वेश्चंस की एबिलिटी जो होती है आपकी वो परखने के लिए उसकी वेटेज होती है।
तो यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, मीन्स आपकी इसी बुक के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन थोड़े से ट्रिकी होंगे, सिचुएशनल होंगे कि उनको आप समझ के उनसे क्वेश्चंस बना सकते हो या उनको सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। रिमेम्बरिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस क्लासेस के उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अप्लाइड होती हैं, हो सकती हैं, तो उनसे ये आपका देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है कि आपको पिछली क्लासेस का क्या याद है, कितना याद नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चंस जो है उनके आगे जो लिखा है और जो मार्क्स लिखे हैं वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, उनको मैं एक्चुअल में यूज नहीं कर रहा हूँ, मार्क्स आपको नहीं दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। टाइम लिमिट इसमें 20 मिनट्स थी, तो आई होप सबने 20 मिनट्स के अंदर ये कर लिया हो। टाइम को भी ध्यान में रख के चलना है। आपने वर्कशीट कर ली, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने इस वर्कशीट को करने में, मेरे हिसाब से इसमें तो 20 मिनट्स लिखे हैं, मेरे हिसाब से अगर आपने इस वर्कशीट को करने में 25 मिनट्स लिए, चलो 30 मिनट्स तक में भी कर लिया है, तब भी ठीक ठीक है आपकी जो स्पीड है। बेटर है कि आप इसको 20 मिनट्स तक ले आओ, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक क्वेश्चन तो इसमें से हटा ही हुआ था जो डबल था। सो टिक 20 टू 30 मिनट्स के बीच में आपको ये फिनिश कर लेनी चाहिए, और उसको और इम्प्रूव करो। तो टाइम लिमिट भी देखकर चलना है, ऐसा नहीं कि वर्कशीट करी और उसमें आपने टाइम का ध्यान ही नहीं रखा। अगर आप टाइम नहीं देखकर चल रहे हो, सिर्फ वर्कशीट करने पर कंसंट्रेट कर रहे हो, तो भी कोई वो सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। तब आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे एग्जाम में और आप फिर यही कहोगे कि लेंथी क्वेश्चन पेपर था या हम कर नहीं पाए पूरा, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटेंगे। तो टाइम को भी ध्यान में रखकर चलना है। फाइन। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे वही जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले थे नया, तो उसको स्टार्ट करेंगे, और आपके मार्क्स मैं सर्कल्स के देता हूँ। कल परसों तक एपी के मैंने कितनों के दे दिए थे, और जिसके नहीं दिए थे वो भी चेक कर दिए जाएंगे। ठीक है, सो आज की क्लास बस इतनी, डाउट सेशन जो था